चलो, ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, सो विश यू ऑल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, लेट्स गो। चलिए शाबाश, शुरुआत करेंगे आज। बहुत सी बातें हम लोगों ने करी थी, आज शुरुआत करेंगे आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी, और वी आर सपोज टू स्टार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जी हाँ, वी आर सपोज टू स्टार्ट, ठीक है, इसको खत्म करेंगे फिर आगे चलेंगे। यार मेरे को ना ऐसा थोड़ा सा ना ऐसा गुदगुली जैसा हो रहा है। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। लग रहा है कि आज जो कुछ चल रहा है देश विदेश के अंदर वो आपको जानना चाहिए। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस करंट वर्ल्ड। अब सर हो क्या रहा है, सुनो मेरी बात। अब आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी तो अपने जो देश के प्रधानमंत्री, क्या नाम है सर? हाँ तेरा लंगोटिया यार लग रहा है बेटा, वो श्री नरेंद्र मोदी बोलने का, क्या बोलने का? श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने आपको पता है कल क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी ने बोला कल कि आपको गोल्ड बाइंग क्या करनी है? गोल्ड बाइंग स्टॉप करनी है या बहुत कम कर देनी है। देखो स्टॉप तो करेंगे नहीं हिंदुस्तानी हम लोग, बराबर कि नहीं है सर? बहुत कम कर देनी है। दूसरी बात, आपको पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह जो है इसका कंजम्पशन आपको क्या करना है? इसका कंजम्पशन क्या करना बेटा? इसका कंजम्पशन क्या करना, बोलो? कम करना है। तीसरी चीज, आपको फॉरेन ट्रेवल नहीं करना है। इंडियन टूरिज्म को बूस्ट दो, फॉरेन ट्रैवल नहीं करना है, फॉरेन ट्रिप नहीं मारनी है। चलो बैंकॉक, चलो यूएस, चलो पटाया। अरे पटाया मतलब एक जगह का नाम है पटाया। हाँ, फिर उसके बाद में फार्मर्स को बोला कि आप जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो कुछ टाइम के लिए वो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स का क्या कर दो? कंजम्पशन कम कर दो। ओहो हो, अब मोदी जी ने इतनी बड़ी अपील करी है पूरे हिंदुस्तान से, आपको क्या लगता है क्यों करी है बच्चों? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी अपील क्यों करी है? एज इकोनॉमिक स्टूडेंट, एज ए सीए फाउंडेशन, यू शुड नो दिस थिंग, बिकॉज आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग गोल्ड बाय करते हो, गोल्ड कहां से बाय करते हो? आप आपके लोकल रीजन से गोल्ड बाय करते हो ना? फॉर एग्जाम्पल मान लेते आप जलगांव में अगर बैठे हो तो आप कहा जाओगे? पुनागढ़ गिल जाओगे, आप आरसी बाफना जाओगे, आप महावीर ज्वेलर जाओगे, फलाना टिमकाना, सराफ बाजार के अंदर छोटी मोटी दुकानें रहेगी, आप वहां गोल्ड परचेस करोगे ना? ठीक है, लेकिन वो गोल्ड कहां से परचेस करते हैं? वो गोल्ड कहां से परचेस करते हैं? इंडियन ट्रेजरी गोल्ड कहां से परचेस करी है? बाहर से ना, यूएस से, इजंट इट? तो आप मुझे बताइए, इस गोल्ड बाइंग के अंदर आपको क्या लगेगा? फॉरेन एक्सचेंज। क्या लगेगा? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब डॉलर। हाँ सर, हमको बाहर से अगर कोई चीज परचेस करनी है तो हमको क्या देना पड़ेगा? हमको डॉलर देना पड़ेगा, ना कि रुपी। हमारे गांधी जी वहां नहीं चलते, इजंट इट? हमको डॉलर देना पड़ेगा। दूसरा, पेट्रोल डीजल, ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हमारे हिंदुस्तान में बनता है क्या रे? नहीं, हमारे यहाँ पे पानी के कुएं, तेल के कुएं नहीं है, हमारे यहाँ पे बनता नहीं है, तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है सर, इसके लिए भी क्या लगेगा? डॉलर। क्या लगेगा? डॉलर। ओहो हो सर, आपकी नई नई शादी हुई, आपकी नई नई शादी हुई, आप गए दुबई घूमने, कहा गए? आप गए दुबई घूमने, तो आप मुझे बताइए बच्चों, दुबई में तो लगता है दिरम, बराबर ना? दुबई में लगता है दिरम। फॉर एग्जाम्पल मान लें आप यूएस गए, अरे दिरम जो है आप लोगों को रुपी देके तो लेना पड़ेगा, रुपी दोगे तभी तो दिरम मिलेगा। और अगर यूएस गए तो आपको रुपी देके क्या मिलेगा? डॉलर। इजंट इट? मतलब कहीं ना कहीं अपना फॉरेन रिजर्व खर्च हो रहा है। आप ये डॉलर किससे लोगे? ये दिरम, ये डॉलर आप किससे लेते हो? आप रिजर्व, आरबीआई के रिजर्व से लेते हो, तो उसका तो आपको तो उसका तो रिजर्व खाली हो जाएगा ना, इजंट इट? मतलब कहीं ना कहीं जाके आपका फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है। वापस आप अगर फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करोगे तो वहां पे भी क्या खर्च होगा? डॉलर ही खर्च होगा। आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी ना बच्चा लोग, तो हर चीज के अंदर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सर, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कम होने लग गए, कम छोड़ो बहुत कम होने लग गए, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ ईरान, इजराइल एंड यूएसए, इजंट इट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बहुत क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में तो चल ही रहे, इंडिया में भी दिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सर अभी वापस से वो जो हॉर्मोज वाला खेल है उसको आग लग चुकी है।
वापस कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए अपील करी गई है। और आप एक चीज नोटिस करना, आप जितना ज्यादा इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो बेटा, आप इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हो आपको उतना ज्यादा डॉलर देना पड़ता है, आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो आपको उतना ज्यादा डॉलर मिलेगा। इसीलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि अगले 1 साल तक आपको इंपोर्ट्स कम करने हैं, ताकि हमारा ये जो डॉलर है ये ज्यादा खर्च ना हो, और ये जो इंडियन रुपी का प्राइस बन चुका है आज $1 इक्वल्स रुपीज 95 या 96, हमको इसको $1 इक्वल्स रुपीज 100 रोकने से, हमें 100 जाने से रोकना है। क्यों रोकना है, क्योंकि देखो सर ये जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना हमारा लॉस बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल्स कम नहीं हो रहे, हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। जो चीज पहले $1.95 में मिल रही थी वही चीज आज $1.100 में मिल रही है, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे ₹5 का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन पे ₹5 का नुकसान हो रहा है। ये तुमको रियल इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है क्या रे? जो आज चल रहा है ये अपना इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, फाउंडेशन का। तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? किस किस को ये चीज समझ में आई पूरी, फटाफट से हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलिए, तो ये सब चीजें है हिंदुस्तान में आज ये चल रहा है। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई है। शुरुआत करेंगे आज का लेक्चर, बोलो गणपति बाप्पा मोरया। लेट्स स्टार्ट। चलो, हम पढ़ रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है ना बच्चा लोग? चलो, हाउएवर द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी वाज थ्वार्टेड। थ्वार्टेड का मतलब होता है डिप्लीट होना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। लिखो, thwarted due to structural inadequacies and distortions. The private sector investments were inhibited due to reasons such as convoluted licensing policies, public sector reservations, and excessive government controls. Due to reservation of goods to small scale sector as well as excessive price and distribution controls, the private sector was virtually discouraged from making investments. Highlight करिएगा, private sector को बिल्कुल मना कर दिया गया था investment करने से। With the public sector which led the manufacturing and service sectors was plagued by inefficiency, government controls and bureaucratic procedures. Despite the fact that they were of massive in size and enjoyed monopoly in their respective areas, their performance was far from satisfactory and yielded very low returns on investment. इसकी बात क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि देखो प्राइवेट सेक्टर को तो तुमने मना कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को तो तुमने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, फिर बचा क्या, पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो भी गंदी कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा था जहां पे रिटर्न्स आने वाले नहीं है। ROI ये आने वाला नहीं है। व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा था क्या? नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत है। नाउ द MRTP एक्ट, एक किसको किसको याद है MRTP एक्ट? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब क्या, पहले जिसकी एसेट साइज अगर 100 करोड़ के ऊपर चल जाती थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था। लेकिन आज ये एक्ट है क्या बच्चों? नहीं, आज ये एक्ट को क्या कर दिया है? अबॉलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अबॉलिश। ठीक है। The MRTP Act had many restrictive conditions creating barriers for entry, diversification and expansion for large industrial houses. Import controls in the form of tariffs, quotas and quantitative restrictions ensured that foreign manufacturers and components did not cross the borders and compete with the domestic industries. Oh, highlight करो, बहुत important line है। कहां से करोगे? Import controls in the form of tariffs, quotas, quantitative restrictions ensure that foreign manufacturers and components did not cross the borders and compete with domestic industries. फटाफट से हाईलाइट करो, फिर मतलब समझाता हूं। चलो जल्दी। गवर्नमेंट को इंपोर्ट्स कम कर तो टैक्स लग, बिल्कुल लगा रही है ना टैक्स, टैक्स तो लगा ही रही है ना बेटा। लेकिन पता है कि आपको क्या होता है, अगर गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट पर टैक्स लगाने लग जाए ना तो बाहर वाले गुड्स भेजेंगे ही नहीं। जैसे यूएस के लिए हाल हो जाएगा। यूएस क्या कर रहा है? यूएस क्या कर रहा है? इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है ना तगड़ी। पहले 18% थी, फिर 25 कर दी, फिर 45 कर दिया। मतलब वो क्या कर रहे हैं, बाकी नेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते। कल उठ के अगर हमको कुछ चीज की जरूरत पड़ती है तो लोग बोलेंगे भैया अच्छा, जब तुमको जरूरत थी तुमने टैक्स बढ़ा दिया, आज हमको जरूरत है तो टैक्स कम करो, तब तुम कर पाओगे क्या? आप दोगले नहीं बन सकते। यू कांट बी बायस्ड, इजंट इट? इंपोर्ट पे जब आप टैक्स लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स महंगे हो जाएंगे ना। ये इंपोर्ट हो रहा है यहां से, ध्यान दो, ये इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट पे आप अगर टैक्सेस लगा दोगे, हेवी टैक्स, फॉर एग्जांपल मान लेते कोई चीज
100 रुपए की है, उसके ऊपर पहले 10% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, आज अगर तुमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया तो वो चीज आज कितने में आएगी इंडिया में? 130 में आएगी ना। तो आप मुझे बताएं आज उसको बाय करोगे? आप नहीं करेंगे। आप अगर बाय नहीं करोगे तो बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो डिस्करेज हो जाएगा ना। बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा। फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तब नहीं देगा। समझ रहे हो? और ऐसे फॉरेन रिलेशंस मेंटेन नहीं करते आते। बेटा एक और चीज, आप एक्सपोर्टर हो ना, हाँ, आप अगर किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो फिर आप जब उसको एक्सपोर्ट करोगे वो मानेगा क्या? आप जब उसको एक्सपोर्ट करने जाओगे वो मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। वो बोलेगा अच्छा बेटा तुम हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, हम भी लगाएंगे, तो तेरा गुड्स आके दिखाई इधर। हमको तो एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना है ना, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना है तो हमको भी रिटेलिएटरी टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? रिटेलिएटरी मतलब क्या? सामने वाला जितना लगाएगा हम कितना लगाते हैं उसको बोलते रिटेलिएशन। आप अगर चाइना अपने पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, हम चाइना के ऊपर 80% इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी लगा सकते हैं। हम अगर चाइना को माल बेचने जाएंगे, चाइना जो लात मार के निकाल देगा बाहर, सालो हम तुम पे 20% लगाए और तुम हम पे 80% लगाओ, 4 गुना ज्यादा बेच कर दिखाओ तुम्हारा माल हमारे चाइना के अंदर, घुसने भी नहीं देगा वो। कहां बेचोगी फिर? एक्सपोर्ट कैसे करोगे? फॉरेन करेंसी कैसे आएगा? नाउ डिड यू गेट द पॉइंट? इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे कंट्री के अंदर क्राइसिस चल रहा है तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी कर दो। होता है, कब होता है बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे झगड़े चल रहे, हमारे क्या चल रहे, बोलो ना रे, झगड़े चल रहे। किससे किससे झगड़े चल सकते हैं अपने? वेरी गुड, शाबाश। और किससे झगड़े चल सकते हैं? और 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 किससे झगड़े चल सकते हैं? फटाफट बताओ। चाइना से चल सकते हैं, श्रीलंका से भी तो चल ही सकते हैं ना, बांग्लादेश से चल सकते हैं। और बताओ अपना इंडिया का दुश्मन कौन है? स्ट्रैटेजिक नहीं, पॉलिटिकल दुश्मन कौन है? नेपाल, हरामखोर। नेपाल क्या बोलता है? थोड़ा पार्ट ऑफ बिहार हमारा है। नेपाल बोलता है, नेपाल का जो पीएम है ना बलेन शाह, वो बोलता है ये जो बिहार का थोड़ा पार्ट है ना वो हमारा है। साला बिहार में आके दिखाए, बिहारी ऐसा दिखाएंगे उसको, फिर नहीं आएगा वापस बिहार मांगने। चलो ठीक है, वो तो अलग चीज है। और बताओ इंडिया का पॉलिटिकल दुश्मन कौन है? भूटान? नहीं रे, भूटान छोटा मोटा कंट्री रे, जेब में भी आ जाएगा इंडिया के, टेंशन नहीं। और बताओ यूएस नहीं है ना? फिर बोलो यूएस। और बताओ, और बताओ यूके, हरामखोर। नहीं यूके नहीं है ना? अरे 200 साल राज किया भाई, आज भी दुश्मन ही है। दुश्मन इन सेंस के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमेशा इंडिया से पहले वो यूएस के साथ देगा। यूरोपियन कंट्री ना, इंडिया से पहले हमेशा किसको साथ देगा? यूएस को साथ देगा। तो कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड वॉर 4 होता है, वर्ल्ड वॉर 3 होता है, 4 होता है, तो यूके हमारे साथ थोड़ी लड़ेगा। ये तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो ना बच्चों। हाँ, तो इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती पता है? जब हम किसी भी नेशन के साथ एनिमी स्टेटस में हो। अगर पाकिस्तान के साथ एनिमी स्टेटस में है तो हम उसके ऊपर 1000% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। बता बेच के बेटा, है तेरे में दम? लाके दिखा तेरे गुड्स यहां पे। और पहली बात तो एम्बार्गो हो जाता है। एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब कंप्लीट बैन। क्या हो जाता है एम्बार्गो मतलब? कंप्लीट बैन, आने ही नहीं देंगे गुड्स, आने ही नहीं देंगे। चाइना और इंडिया स्ट्रैटेजिकली बिजनेस वाइज कैनॉट फाइट, वी कैनॉट फाइट चाइना बिजनेस में। चाइना 80% हमारे गुड्स जो है वो लेता है, हम 80% भेजते हैं वहां से, और वहां से कम 60 to 65% गुड्स हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंडिया अगर 100 रुपए का माल इंपोर्ट करता है ना, तो उसमें से 65 रुपए का माल चाइना से इंपोर्ट करता है। इतना बड़ी तादाद में हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है। तुमको समझ में आ रही है चीज? तुम्हारे तक ये बात पहुंचती नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ हेडलाइन पहुंचती है। क्या? चाइनीज माल मत लो, चाइनीज माल मत लो। समझ रहा है? उसके पीछे का इकोनॉमिक्स समझो। चाइनीज माल बनता 10 रुपए में, इंडिया में वही माल 100 रुपए में बनता है। तो एज अ इंडियन आप ये बाय करोगे कि ये बाय करोगे? हाँ, देशद्रोही, देशद्रोही ये लड़की। क्यों? इंडिया में बना हुआ बाय करना बेटा? नहीं सर, हमारे लिए जेब इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा पॉकेट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। जस्ट रिलैक्स, वो डर गई। समझ में आ रहा तुम लोगों को? दिस इज द केस इन इंडिया राइट नाउ। तुम बना लो, बना लो चाइना के जैसा, 10 रुपए में बना लो। चलो, तुमको याद है क्या? पहले रिमोट्स चाइना का माल है, टीवी की रिमोट्स चाइना का माल है, फिर तुम्हारा खिलौने चाइना का माल है। चाइना का माल इज इक्वल टू जीरो क्वालिटी।
ये परसेप्शन बन चुका है। बट 10 रुपए की चीज है, 10 बार यूज करो, फेंक दो। 100 रुपए की चीज भी 10 बार यूज होने वाली है, 10 रुपए की चीज भी 10 बार यूज होने वाली है। तो ये 10 रुपए की चीज है, 10 बार लो ना। 100 रुपए की चीज एक बार क्यों लेनी है? ये तो मला कळतंय का रे मी काय म्हणतोय मुलांनो? समजू क्यों? पते क्यों नथी समझू? This is what Indian economy is right now. We are $4.2 trillion. They are $17 trillion. कितने टाइम ज्यादा है अपने से? 4 गुना। हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़, उनकी पॉपुलेशन 160 करोड़, सेम। फिर भी उनकी जीडीपी अपने से 4 गुना ज्यादा। हाँ, लोन नहीं है? किसका रूल नहीं है? उसके ऊपर रूल नहीं हुआ बेटा। 1980s में उनकी और अपनी जीडीपी सेम थी। 1980s में उनकी जीडीपी और अपनी जीडीपी सेम थी। तो ये मत बोलना कि उनके ऊपर रूल नहीं किया किसी ने। भाड़ में गया रूल। 1980s में तो तुम दोनों इक्वल थे ना? अरे 1980 में दोनों इक्वल थे ना, हिंदुस्तान और चाइना दोनों का जीडीपी सेम था। 1980 से लेकर 2026 में लोग अपने से 4 गुना बढ़ गए। फिर हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रह गए। 1980s में उनके यहाँ पे एक प्रधानमंत्री आया जिसने बोला चाइना का ना सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा आज से, वो है चाइनीज, वो है मेरा चाइना, बस बाकी कोई रिलीजन नहीं है। इमेजिन करो हिंदुस्तान में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो बोलता है कि हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा, इंडियन। नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, नो ईसाई, नो तमिल, न तेलुगु, न द्रविड़, ना कुछ। मजा नहीं आ जाएगा? साला सिर्फ एक ही गोल, इंडिया। 20 साल के अंदर हम लोग चाइना को पीछे कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। अरे हम हिंदू मुस्लिम में रह गए रे बेटा, समझो ना मेरी बात। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मुझे नंबर्स दिखते हैं, मुझे मेरा भारत दिखता है, मुझे वोट बैंक नहीं दिखता। ये तुमको समझ रहा है कि मैं कह रहा हूँ? हाँ, तो आज का हर जो नेता है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट गेन करता है, फिर बोलता है हाँ काय का हिंदुस्तान, मेरे जेब में 200 करोड़ आ गए, अगले इलेक्शन जीतू ना जीतू बाढ़ में जाए, मेरे अगले 200 पूछते तो जिंदा रहेगी। ये सोच है। केदार सर को खड़ा रहना चाहिए पॉलिटिक्स के। नहीं लगता उन लोगों को? दिस इज व्हाट रियल इकोनॉमिक्स इज। किस किस को समझा मैंने क्या बोला? तुम देश का भविष्य हो। जितने बच्चे बैठे मेरे सामने, हिंदुस्तान तुम देश का भविष्य हो। जो भी मुझे सुन रहा है आज, वर्क फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, डू बिजनेसेस, मेक इन इंडिया, सेल टू द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, डॉलर का जो है डिप्रिशिएशन करो तो रूपी एप्रिशिएट होगा। मुलान्नो समझो? ठीक है। हाँ सर, किसी ने कुछ बोला मेरे को? चलो गुड, ऐसे सवाल करते रहो, मजा आता है मेरे को। चलो कहां पहुंचे? ओके ऑलराइट, हाँ ठीक है। सो हुआ क्या कि भाई इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, कोटास लगा दिया। व्हाट डू मीन कोटा? 20% अलाउड है सिर्फ। अगर इंडिया में 100 रुपए के गुड्स आ रहे हैं तो अमेरिका से सिर्फ 20 रुपए के आएंगे। कोटा लगा दिया। क्या लगा दिया? कोटा। कोटा का मतलब रिस्ट्रिक्शन। रिजर्वेशन कोटा होता है ना, सिंधी कोटा, मारवाड़ी कोटा, गुजराती कोटा, समझ रहे हो? कोटा लगा दे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि इसके ऊपर गुड्स नहीं आएंगे भाई, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, नंबर्स में 20%, 80% ऐसा, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। That manufacturers and components did not cross the borders and compete with the domestic industries. Foreign investments and foreign competition were not allowed on grounds of affording protection to domestic industries. बोलने का तात्पर्य क्या है बेटा? इस समय पे कौन था पीएम बताओ तो? ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर, आज जो ये बात चल रही है अपनी, जो अपन बात कर रहे हैं, इस समय पे इंडिया का पीएम कौन था? क्या लगता है? क्या लगता है? ये जो चल रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस समय पे पीएम कौन था इंडिया का? बोलो ना। नहीं, इंदिरा। नेहरू तो चले गए थे ना बेटा 1964 में। नेहरू की डेथ हो गई थी, उसके बाद में इंदिरा उनकी लड़की आई। ये इंदिरा राज है। इंदिरा जी क्या बोलती थी? इंदिरा का दो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, समझना मेरी बात। एक कि भाई बाहर से गुड्स आएंगे तो मेरे देशवासियों को क्या होगा? तकलीफ होगी। क्यों? बाहर से जो गुड्स आएंगे वो अच्छे क्वालिटी के आएंगे, सस्ते आएंगे, तो जो रेसिडेंट्स है क्या बाय करेंगे? इंपोर्टेड गुड्स। तो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जो भी लेना है यहां से लो। बट वो ये नहीं समझी कि
तो अगर इंपोर्ट नहीं कर पाएगी तो सामने एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी, तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो एक्सचेंज आएगा कहां से, डॉलर एक्सचेंज आएगा कहां से? अरे तुमने इंडियन इकोनॉमी को रोक दिया ना। मान ले फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये यूएस, ये यूरोप, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब लोग, इस सब पे तुमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए। तुमको क्या लगता है ये तुम्हारे जमाई हैं जो तुम एक्सपोर्ट करोगे और हाथ फैलाओगे बोलेंगे आइए आने दीजिए हिंदुस्तान से आया माल है? पागल कुत्ते ने काटा उनको। इंपोर्ट तुम होने नहीं दोगे और वो तुम्हारा एक्सपोर्ट ले लेंगे, हाथ भर भर गया है, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों तरफ से गेम चलता है ना भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिंपल सी बात है। अरे आज आप देखोगे तो तुमको क्या लगता है चाइना के पास एक कैलकुलेटर बनाने की जगह नहीं है? अपने से बेहतर कैलकुलेटर बनाते हैं वो, फिर भी अपने से कैलकुलेटर क्यों लेते हैं? ट्रेड चलना चाहिए, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये भी हमको सिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स में ये भी कंसेप्ट है, सुंदर कंसेप्ट है, तब आएंगे अपन, ठीक है। चलो ओके, briefly put, the rules and regulations which were aimed at promoting and regulating the economic activities became major hindrances to growth and development. Hindrance का मतलब होता है रुकावट, obstacles, hurdles. Now, though the reforms in 1980s were limited in scope and were without a clearly observable roadmap as compared to the new economic policy in 1990, they were instrumental in bringing the confidence in the minds of politicians and policymakers regarding the efficacy of policy changes to produce sustained economic growth. The belief that well-regulated competitive markets can ensure economic growth and also increase total welfare got fostered in the minds of policymakers. In other words, the idea that government intervention in markets need not always be accepted as the standard and the market should be given priority over government in the conduct of a good number of economic activities gained a broad acceptance. Thus, the liberalization in 1980s served as the necessary foundation for the more universal and organized reforms of 1990s. 1980s में ऐसा कुछ हुआ जिसने 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हवा दी, आग दी, तब जाके लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर सपोज टू स्टार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। आपको पता 1991 में कौन पीएम था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सा पीएम था बताओ? पार्टी थी कांग्रेस, पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। रे बेटा लंगोटी यार लग रहे क्या तेरे बेटा? मनमोहन सिंह, one of the best finance minister of this country, but when he became PM, I should not say this thing, but the PM was Sonia Gandhi. चलो छोड़ो, let's not go political. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बंदा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिकॉज एज अ इकोनॉमिक्स टीचर इन्होंने जो इकोनॉमिक्स में किया है कंट्री के लिए, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्यों? तुमको तुम्हारी आंखें अभी खोलता हूं, चलो आ जाओ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, India embarked on a bold set of economic reforms in 1991 under the नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। अभी बताया मैंने आपको, कौन था? कांग्रेस वाला, ठीक है। The causes attributed to the immediate need for such a drastic change are: number one, क्यों हुआ इतना ड्रास्टिक चेंज, क्यों लाया गया? आइए पढ़ते हैं। नंबर वन, द फिस्कल इनिशिएटिव्स। हमेशा याद रखो, मैंने आपको जब बोला था बच्चों फिस्कल का मतलब गवर्नमेंट, वेरी गुड। फिस्कल का मतलब, फिस्कल का मतलब, फिस्कल का मतलब मॉनेटरी का मतलब आरबीआई, मॉनेटरी का मतलब आरबीआई। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंटल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की पॉलिसीज। ए मुलानो कळलं का रे? हो सर, चलो। The fiscal initiatives for enhanced economic growth in 1980s saw the government revenue expenditure consistently exceeding revenue receipts. ए बच्चों, what do you mean revenue receipts? Revenue receipts मतलब जो बार बार पैसा आता है आपको, घड़ी घड़ी रिकरिंग पैसा आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स मतलब जो एक बार पैसा आता है। पता था आपको ये? शाबाश। द फिस्कल डेफिसिट, ए बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट रे? देखो डेफिसिट, डेफिसिट वर्ड अपने आप में से मनहूस वर्ड है। फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है अरे डेफिसिट का मतलब होता है, अरे अरे डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू। लिखो, दिस इज कॉल्ड एज डेफिसिट।
दिस इज कॉल्ड एज डेफिसिट, एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू। और सर फिर इसका उल्टा क्या होता है? सरप्लस। ये भी लिख दो, रेवेन्यू मोर देन एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मोर देन एक्सपेंडिचर लिखा? बोलो रे मुल्ला, शाबाश। द फिजिकल डेफिसिट was financed by huge amount of domestic as well as external debt। ओहो सर, समझो मेरी बात, इसका मतलब समझो। इधर देखो एवरीवन, मान लेते हैं ए बेटा तेरा नाम क्या है? हाँ, पूनम। पूनम की बैलेंस शीट बनाते हैं, पूनम बैलेंस शीट, पूनम अकाउंट, ठीक है? बैलेंस शीट नहीं, इसका रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते, चलो रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते। ओके, पूनम अकाउंट, ये आपका एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का अकाउंट है, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। पूनम को ना पापा ने 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। तेरे को नींद आ रही करे नालायक? उसको उल्टा लटका रे। क्या बोला तू? रूफ नीचे आ जाएगा। पूनम के पास कितने रुपए? कितने रुपए? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वही बोलेगा। कितने रुपए? 100 रुपए। पूनम ने खर्च कर दिए 120। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? पूनम की दोस्त कौन है? पूनम बोलना है, दोस्त कौन है? अरे क्या नाम है तेरा? साक्षी। ओके, साक्षी। ओके, साक्षी अकाउंट। साक्षी अकाउंट में क्या क्या दिखेगा? लोन गिवन। पूनम ने साक्षी से लोन लिया ना, कितने रुपए का लोन लिया होगा? 20। ओहो, साक्षी ने लोन दिया 20, तो पूनम ने लोन लिया होगा ना सर? अरे बोलो ना बेटा, 20 रुपए का लोन लिया होगा। ये है लोन, ये है एक्चुअल रिसीट्स, ये है आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हो गया अकाउंट टैली, 120 120। लेकिन सर आप मुझे बताइए, ये 20 रुपए जो है ये डेट हो गया ना? 20 रुपए जो ये क्या हो गया? इसी को अपन अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे इंडिया के, इसी को इंडिया के अकाउंट में कन्वर्ट करो। रिसीट्स एक्सपेंडिचर। अभी सो रहा था, अभी बातें कर रहा है भाई, कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है मेरे को तेरे अंदर। हाँ, रिसीट्स अभी इंडिया ही है, ये इंडिया। ओके ऑलराइट। अब मान लेते हैं कि इंडिया की रिसीट जो है वो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की रिसीट्स है। खर्चा इंडिया ने कर दिया 120 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? 20 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? किससे? वर्ल्ड बैंक से। और बेटा आरबीआई से लोन लेंगे इंडिया। किससे लेंगे? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एनी अदर फॉरेन कंट्री। और डोमेस्टिक भी लोन ले सकते हैं। अब डोमेस्टिक लोन कैसे लिया जाता है? बॉन्ड्स इशू करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक लोन, इसको बोलते हैं फॉरेन लोन। फॉरेन डेट, डोमेस्टिक डेट। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, डोमेस्टिक एज वेल एज, क्या लिखा है? डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल। अरे बहुत ही गंदा हो रहा है, चलो। डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल, एवरीबॉडी क्लियर? बोलो बच्चों, चलो। नाउ द हाई लेवल करंट एक्सपेंडिचर प्रूव्ड clearly unsustainable and got manifested on extremely large fiscal deficits and adverse balance of payment। आपको याद है कि मैंने उस दिन बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बताया था, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद है ना? शाबाश। देन persistent huge deficits led to swelling public debt। swelling public debt का मतलब लिखो, गवर्नमेंट लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया, गवर्नमेंट लोन इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट लोन इंक्रीज्ड अलॉट, गवर्नमेंट लोन इंक्रीज्ड अलॉट। लिखा आप लोगों ने? गवर्नमेंट लोन इंक्रीज्ड अलॉट।
Government loan increased a lot. Then swelling public debt and a large proportion of government revenues had to be earmarked. Earmark का मतलब होता है अलग से निकाल के रखना फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स. अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, आपने ये इंडिया ने जो लोन लिया बाहर से 20 लाख करोड़ का है, सामने ससुर जी बैठे क्या फुकड़ में दे दिया होगा 20 लाख करोड़? क्या ले रहे होंगे इसके ऊपर? ब्याज, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट. और आप इमेजिन करो 20 लाख करोड़ का इंटरेस्ट कितना हुआ होगा जो आपको हर महीने या फिर हर साल चुकाना है. लोन इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि सर इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत बड़ी होती है. आप एक चीज समझो. यस सर, नो सर. एंड द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस ट्रिगर्ड बाय द गल्फ वॉर इन 1990 में गल्फ वॉर हुआ था जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. सेम आज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है उसके वजह से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ी है ना, सेम चीज. एंड द कॉन्सिक्वेंट सीवियर स्ट्रेन ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टच देयर लोएस्ट पॉइंट. जो आज इंडिया में, जो आज मैंने आज स्टार्टिंग से लेक्चर में बताया, जो आज मैं स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे लो जा रहे हैं, सेम चीज तब हुई थी. द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टच द लोएस्ट पॉइंट विद एवरेज ऑफ ओनली 1.2 बिलियन डॉलर. ये बच्चों बिलियन मतलब क्या तुमको समझता है ना? व्हाट डू यू नो बिलियन? बिलियन मतलब 100 सीआर. ओके, सो 1.2 बिलियन डॉलर विच वाज बेयरली सफिशिएंट फॉर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट्स. बाप रे बाप. सेम सिचुएशन आज इधर आ रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी आपको इसलिए बोल रहे हैं कि बाहर से परचेस मत करो क्योंकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते हैं तो इंपोर्ट में तकलीफ होती है. तब हमारे पास कितना पैसा बाकी था? उतना ही पैसा बाकी था जितना 2 हफ्ते तक चल सके, बस. ओनली टू satisfy 2 weeks of imports. Only which can satisfy 2 weeks of imports. बस उतना ही बाकी था. बाकी था क्या? आप सोचो इस लेवल से मनमोहन सिंह ने इस देश को निकाला है बाहर. आप सोचो आपके पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बाकी है खर्च करने के लिए. हालत टाइट नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे पैसा आना चाहिए, किधर से भी आना चाहिए भाई, पैसा आना चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा. सेम सिचुएशन इंडिया की थी 1991 में. सिर्फ 15 दिन का पैसा बाकी इंपोर्ट करने का. इमेजिन करो क्या पैनिक वाली सिचुएशन हुई होगी. वेरी डेंजरस. So this was the major context that triggered economic reforms. Tightening of import restrictions to muster forex. What is forex? Foreign exchange का abbreviation है forex. Forex for essential imports resulted in the reduction in the industrial output. India had to depend on external borrowing from the IMF. देखो अभी बताया मैंने आपको. आपने बोला मेरे को बाहर से लोन कहाँ से आता है? IMF से आता है, वर्ल्ड बैंक से आता है, कोई फॉरेन कंट्री से आता है. So from the IMF, which in turn put forth stringent conditions. Stringent का मतलब होता है strict. Strict conditions डाल दी. In terms of corrective policy measures before additional drawings could be made. मतलब क्या? हम और ज्यादा विड्रॉ करें, और ज्यादा लोन ले, उसके पहले उन्होंने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी है. जैसे भिखारी पाकिस्तान आज जाता है आईएमएफ के पास कटोरा लेके, पैसा दे दे पैसा दे. आईएमएफ बोलते बेटा पहले पैसे का पहले जो पैसा लिया था वो लौटा. रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि इतने एसेट को गिरवी रखनी पड़ेगी, इतने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने पड़ेंगे, तब जाके भिग देता है भिखारिस्तान को. इजंट इट? चलो, देन that the fragile political situation along with the crisis in the economic front ballooned into what may be called as crisis of confidence. Highlight करो बच्चों, crisis of confidence. क्या बेटा? चलो, the year 1991 marked a paradigm shift in the Indian economic policy or Indian policy reforms. The nation, which had embraced the socialist model, now with the state playing an overriding role in the economy, had the history of government persistently intervening in the markets. Collapse of the Soviet Union. पहले यूरोप और रशिया एक ही हुआ करते थे. फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो रशिया अलग, यूरोप अलग हो गया. समझ रहे हो? And the spectacular success of China based on outward oriented policies were lessons for the Indian policymakers. The reforms instituted in 1991 aimed to move the economy toward greater market orientation and external openness. The reforms popularly known as, आप अच्छी तरीके से जानते हो, बोलो LPG, that is called as liberalization, privatization, globalization. One of the best reforms that shaped Indian economy. Spelled a major shift in the economic philosophy and fundamental change in approach and had two major objectives. क्या थे objectives? Number one, reorientation of the economy from a centrally directed and highly controlled one to a market friendly or market oriented economy. इसका मतलब क्या?
पूरा की पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास रहेगा क्या? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। पूरा की पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा क्या? नहीं। क्या होगा? मार्केट के हिसाब से चलेगा। प्राइवेट लोगों को एंट्री देनी है, दे सकते हैं, उनको कोई ना कहीं कोई भी सेक्टर अगर डाइवर्ट करना है कर सकते हैं, इस तरीके से। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर को मैनेज करना, क्योंकि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे, तो सब्सटेंशियली ये फिजिकल डेफिसिट को माइनस करना या कम करना, ये था मेन आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 1991. Now a detailed description of reform measures is the beyond the scope of this unit. Now we shall now have a brief account of the measures taken in 1991. चलो 1991 में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे आइए देखते बच्चों. As we know, the momentum for reforms originated in the critical economic, fiscal and balance of payment crisis. Therefore, the reform package was structured as a core package of mutually supportive reforms to address the balance of payment crisis and the structural rigidities. The policy paradigm focused on shifting from central direction to market orientation. Highlight करो उसको. From shifting from central direction to market orientation. करो बेटा फटाफट. The policy can be broadly classified as stabilization measures, which were short-term measures to address the problems of inflation and adverse balance of payment. दूसरा, the structural reform measures, which are long-term and of continuing nature, aimed at bringing in productivity and competitiveness by removing the structural rigidity. Rigidity मतलब क्या? ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो हटाए नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्ट करके रखना, इकोनॉमी ओपन नहीं करना इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वो लिबरलाइजेशन के तहत बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी, लाइसेंस राज हटा दिया गया था और सेक्टर्स को बोला कि आपको फ्री हैंड देते जाओ, बेचो बाहर. बाहर बेचेंगे तो क्या होगा? करेक्ट, फॉरेन करेंसी आएगा. फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारा इंपोर्ट करने का क्षमता बढ़ जाएगा. बोलो बच्चों यस सर नो सर? यस सर. So this was all the game which happened in 1991 and we should be thankful to Manmohan Singh for the kind of steps he has taken. चलो भाई दम लगता है. तुम देश संभाल रहे हो, तुम घर नहीं संभाल रहे हो, घर के अंदर ऐसा सिचुएशन होता है तो आदमी फटके चार हो जाती है. ये देश है देश. सिर्फ 14 दिन का पैसा बाकी है. अरे 14 दिन का पैसा बाकी मतलब क्या? आप ना ऑयल बाय कर सकते हो, ना बाहर से कुछ इसेंशियल मेडिसिन ले सकते हो, ना आप लोग स्टील ले सकते हो, ना आप लोग आयरन ले सकते हो, ना गोल्ड ले सकते हो, ना इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स ले सकते हो, ना पेस्टिसाइड्स ले सकते हो, ना आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले सकते हो. मर जाओगे इनके बिना. बाहर से अगर इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो मर जाओगे ना. अरे आप मुझे बताओ, आज आपके फोन है, ये आपका फोन है, बताओ तो आपके फोन में एप्स कौन से क्या है? अच्छा, और क्या है? गूगल और व्हाट्सएप और चैट जीपीटी और फेसबुक और स्नैपचैट और इंस्टा और यूट्यूब और ट्विटर और स्पॉटिफाई. ठीक है, स्पॉटिफाई और हाँ बस. चलो, किसका? यूएस. 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 किसका? इंडिया. किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? बताओ ना. इसमें से एक भी हटा दो, वाटने लग जाएगी आपकी. चलो व्हाट्सएप हटा दो, चलो इंस्टाग्राम हटा दो, कहां डालोगे फोटोज, किधर डालोगे बताओ? हाँ, गूगल हटा दो, चैट जीपीटी हटा दो. चलो चैट जीपीटी तो अभी अभी नया नया बच्चा है. हाँ, यूट्यूब हटा दो. चलो ट्विटर तो आप लोग यूज भी नहीं करते होंगे, बकैती कर रहे हो. हाँ, स्पॉटिफाई भी कभी कभी गाने सुनने के लिए. तो इंडिया चलो हटाओ. और बताओ बेटा, ये सारे के सारे एप्स यूएस के, जो हमको उनको पेमेंट दे के यूज करने पड़ते हैं. इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलानी है ना, तो हमको मेटा को पैसा देना पड़ता है. पता है आपको ये चीज? कभी चले आपने इंस्टा ऐड?
इंस्टा एड चलाते हो ना, तो वहां पे मेटा का अकाउंट आता है, वो मेटा के अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं। नेटफ्लिक्स किसका है? अमेजॉन प्राइम किसका है? जियो हॉटस्टार इंडिया का है रे मोटा भाई। बट जियो हॉटस्टार इज नॉट इवन 10% ऑफ नेटफ्लिक्स, समझ रहे हैं? उसमें आता भी नहीं कुछ, उसमें से आईपीएल आती है। नेटफ्लिक्स तुमने देखा है? नेटफ्लिक्स बाप है सबका। कपिल शर्मा शो कहां आता है? नेटफ्लिक्स। किसका है? यूएस। बता दिया तुमको मैंने कंपैरिजन। आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया इज माई मदरलैंड, ऑलवेज आई प्रेज इंडिया फर्स्ट। बट क्या हम उनको टक्कर भी दे पा रहे हैं? अरे चाइना एक भी ऐप यूज नहीं करता इनमें से, हटाओ। सारे हमारे खुद के ऐप से सब। इंस्टा खुद का, फेसबुक खुद का, यूट्यूब खुद का, सब खुद का है उनका। अरे छोड़ो, इंग्लिश भी नहीं बोलते वो लोग, चाइनीज बोलते। उनके धंधे की लैंग्वेज चाइनीज है। ये फर्क है हम में और चाइना में, और चाइना यूएस में और हम यूएस में। समझ रहे हो? वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन दिस कंट्री। इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उठ के मोदी को गाली देता है। हाँ, शी जिनपिंग को गाली देके दिखाए। हुई शी जिनपिंग? हाँ, देके दिखाए गाली। अनु 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 अनु। चीनी नप्पा बेटा दिखा देगा औकात। चाइना है वो, इज नेक्स्ट सुपर पावर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इज सुपर पावर। हाइड्रोजन बॉम्ब है इसके पास, जो किसी के पास नहीं है। हाइड्रोजन बॉम्ब पता है क्या है? क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब की एक क्वालिटी है, दुश्मन कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, कितना भी दूर हो, वहां जाके खत्म कर देगा। आकाश में हो, पाताल में हो, किधर भी हो, नारायण भगवान जहां सोए वहां पे भी हो, जहां सोए हो वहां जाएगा, ये फाड़ देगा। आप बोलोगे सर चाइना के अंदर जो बैठा है ना, वो तो हिटलर जैसा है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। अरे सर वो जो कर रहा है उसकी वजह से देश आगे जा रहा है ना। क्या बात कर रहे हो? वहां की एजुकेशन पॉलिसी देखो, वहां का इंफ्रा देखो, वहां का टेक देखो। वहां पे ऐसे रोड्स है जहां पे चलोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हमारे यहाँ पे ऐसे रोड्स है जहां पे चलोगे तो यहाँ गोबर लगेगा, यहाँ गड्ढा लगेगा, यहाँ गिर जाओगे, फिर यहां से उठोगे, फिर गिर जाओगे। तू गिरा था क्या रे? उसको याद आ रहा है, अरे गिरा था रे। चाइना में ऐसा रोड है, ये डिवाइडर है, यहाँ पे ऐसा रोड है, ठीक है? ये जो रोड है ना, ये वाला, ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है। हाँ? सुनो, मान लेते अगर यहां पे ट्रैफिक बढ़ गया ना, ये रोड फ्लेक्सिबल है, ये खुल जाएगा अपने आप। अगर ये ट्रैफिक बढ़ गया तो, और हमारा ट्रैफिक बढ़ गया तो हम रोड के बाहर, खत्म। हमारे यहाँ पे रोड कैसे बनते हैं? हमारे यहाँ पे रोड ऐसे बनते हैं। देखा तुम लोगों ने? वो आया था, एक ऐड आया था, ये हमारा रोड है। अरे वाह, मतलब नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, उल्टा बना दिया, ये था वो। मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। ये था मतलब इंसान आएगा आएगा आएगा, ओ अरे किधर जाना है भाई, डायरेक्ट इधर। ये तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पे शिवाजी नगर है, शिवाजी नगर का पुल बनने में 5 साल लग गए। इत्तू सा पुल है वो। बुर्ज खलीफा 5 साल में बना है। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी मालूम है? 980 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर। जमीन से ऊपर, जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर देखो तो बुर्ज खलीफा देखेगा। वो उन्होंने 5 साल में बना दिया। अब हमारे यहाँ पे शिवाजी नगर का पुल यहां से देखोगे दिख जाएगा, अरे इधर ही तो है। उसको 5 साल लग गए बनाने में, वो भी गंदा बनाया है। सर आप क्यों इंडिया के बजा रहे हो? इकोनॉमिक्स का टीचर। मैं तो पॉलिटिशियन के बजाऊंगा, मेरा काम ही है वो। क्या हो गया रे नालायक? भाई तेरा कुछ प्रॉब्लम है क्या रे? तू सो रहा है, पानी मांग रहा है, तू बात क्या है भाई? ये इसको क्या है रे भाई? इसका कुछ अलग चल रहा है, इनके प्रेम कहानी अलग चल रही कुछ। चलो ऑलराइट, चलिए कहां पहुंच गए हम? द फिस्कल रिफॉर्म्स। ऑलराइट गाइस, ठीक है चलो। तो फिस्कल रिफॉर्म जो है हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है?
टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप आप लोगों ने आज बहुत मजे से पढ़ा होगा, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने आज, सीखा ना रे? शाबाश 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 शाबाश। Alright guys, thank you so much. This is your friend, mentor and coach Kedar Pani signing off. Jai Hind. I'll see you tomorrow at the same time. Bye bye. आमरस पियो, समर्स के मजे लो, go.